क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति पाठ्यपुस्तक में से एक कविता जिसका शीर्षक है राजे ने अपनी रखवाली की और कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसकी व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। यह कविता क्लास 11 के सेमेस्टर 2 के सिलेबस के अंतर्गत है। सेमेस्टर 2 के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है उसे एक बार जान लें। तो देखिए, आपको सेमेस्टर 2 के अंतर्गत कविता जो पढ़नी है उसमें पहली कविता है सखी वे मुझसे कहकर जाते, कवि है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा, राजे ने अपनी रखवाली की, कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा, बसंती हवा, कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल। चौथा, कहाँ तो तय था, कवि दुष्यंत कुमार त्यागी। यानी सेमेस्टर 2 में आपको ये 4 कविता पढ़नी है। इसके बाद देखिए, निबंध और कहानी में से आपको क्या पढ़ना है। पहला निबंध है कुटज और निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहानी देखिए भाग्यरेखा, लेखक हैं भीष्म साहनी। तीसरा, भेड़े और भेड़िए और लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसके साथ ही साथ आपको गबन उपन्यास को भी पढ़ना है, अध्याय 27 से लेकर अध्याय 52 तक। रचना के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। तो आज इस कविता को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कवि मैथिली शरण गुप्त, इस कविता से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। कविता के साथ साथ कुटज निबंध से भी संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। तो इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आप अपने सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई को आरंभ कर सकें। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज इस कविता को, जिसका शीर्षक है राजे ने अपनी रखवाली की और कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए सबसे पहले मैं इस कविता को आपको पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, राजे ने अपनी रखवाली की, किला बना कर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर। खून की नदी बही, आँख कान मूंद कर जनता ने डुबकियाँ ली। आँख खुली, राजे ने अपनी रखवाली की। तो अब चलिए मैं इस पंक्ति की व्याख्या आरंभ करती हूँ। तो व्याख्या को जानने से पहले इसके प्रसंग को समझें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस में प्राचीन समय में जो राजतंत्र थे उस राजतंत्र की नीति नियमों पर कटाक्ष किया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वर्तमान समय में लोकतंत्र पर भी कटाक्ष किया है। राजतंत्र में राजा की स्थिति जो होती थी वही स्थिति लोकतंत्र में किसकी है, नेता की है। जैसे राजा जो भी कार्य करता है वह सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करता है। इसी सच्चाई को कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है और इस कविता के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया है। तो अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रखा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राजतंत्र पर कटाक्ष किया है और राजतंत्र पर कटाक्ष करते हुए क्या कहा है कि राजतंत्र में कौन प्रधान होता है, राजा। राजे का अर्थ क्या होता है, राजा। इसे आपको याद कर लेना है, राजे कहा गया है राजा को। तो राजतंत्र में राजा जो होता है वही क्या है, पूरे राज्य का प्रधान है। तो उसका हर कार्य सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होता है, जनता के हित के लिए नहीं होता है। तो क्या करता है राजा, वह अपनी रखवाली यानी अपनी सुरक्षा का आयोजन करता है। राजा जो भी कार्य करता है वह किसके हित में है, उसके खुद के हित में है। यानी वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर, यानी उसका हर कार्य उसकी अपनी सुरक्षा के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए नहीं है। तो वह अपनी सुरक्षा के लिए क्या उपाय करता है, किला बना कर रहा, यानी अपनी सुरक्षा के लिए वह किले का निर्माण करता है। यद्यपि देखिए किला बनाने वाला कौन होता है, मजदूर, लेकिन मजदूर को उस किले में रहने का अधिकार नहीं है।
मजदूर किला किसके लिए बनाया? राजा के लिए बनाया। राजा उस किले में रहता है। इसके साथ ही साथ देखिए बड़ी बड़ी फौजें रखी, यानी राजा के पास बड़ी बड़ी फौज होती है। वह फौज या सेना कहिए, वह राजा के रक्षा के लिए है, जनता की रक्षा के लिए नहीं है। आप वर्तमान समय में भी देख सकते हैं, यानी राजा का उल्लेख किसके प्रसंग में है? नेता के लिए। जो नेता होते हैं वे अपनी सुरक्षा कायम करते हैं। पुलिस जो होती है वो नेता की रक्षा के लिए होती है, वो जनता की रक्षा के लिए नहीं होती है। आज की वर्तमान परिस्थिति में इसलिए यह कविता प्रासंगिक है। तो राजे ने अपनी रखवाली की, यानी राजा ने अपनी खुद की रखवाली की और अपनी रक्षा के लिए क्या किया? किला बनाया, बड़ी बड़ी फौजें रखी। तो इस पंक्ति का अर्थ जो है मैंने आप लोगों को लिखकर भी बताया है, तो आप इसका अर्थ अब देख लें कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राजतंत्र पर कटाक्ष करते हुए बतलाया है कि राजतंत्र में राजा ही प्रधान होता है। उसका हर कार्य सिर्फ और सिर्फ उसके हित के लिए होता है। वह जो भी कार्य करता है उसमें सिर्फ उसका अपना स्वार्थ होता है। कवि कहते हैं कि राजा का प्रत्येक कार्य सिर्फ उसकी रखवाली यानी सुरक्षा के लिए होता है। वह बड़े से बड़े किले का निर्माण कर स्वयं ही उसमें रहता है और बड़ी सेना की भी व्यवस्था करता है। किले का निर्माण करने वाले मजदूर का उस किले पर कोई अधिकार नहीं होता है। जनता को ऐसा लगता है कि यह सेना जनता की सहायता के लिए है, परंतु यह सब कुछ राजा की रक्षा के लिए होता है। असहाय जनता सिर्फ इस भ्रम में जीती है कि फौज या सेना उसकी मदद करेगी, परंतु होता है ठीक इसके विपरीत। यह फौज ही राजा के खिलाफ बोलने वाले का मुंह बंद कर देती है और जो राजा के विरोध में सिर उठाता है उसका सिर काट देती है। अब देखिए, चापलूस कितने सामंत आए मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। तो चापलूस कहा जाता है जो खुशामत करते हैं, जो खुशामत करने वाले को चापलूस कहा जाता है। और सामंत कहा गया जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको सामंत कहा गया है। तो राजा के राज्य में हम किसे देखते हैं? चापलूसों को देखते हैं। और ये चापलूस कौन है? ये बुद्धिजीवी वर्ग। ये क्या करते हैं? चापलूस कितने सामंत आए मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं ये क्या करते हैं? राजा की चापलूसी करते हैं, खुशामत करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अपना मतलब सिद्ध कर सके, अपनी स्वार्थ सिद्धि कर सके, इसलिए वो क्या करते हैं? राजा की चापलूसी करते हैं। इसलिए कहा है मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। अब इसका अर्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि राजतंत्र में राजा की चापलूसी करने वाले चाटुकारों की कमी नहीं है। वे अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजा की खुशामत करते रहते हैं। इसके साथ ही समाज के सामंत यानी बुद्धिजीवी भी अपने मतलब को साधने में लगे रहे और राजा की झूठी प्रशंसा करते। अब इसके बाद देखिए, कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। राजा के दरबार में बहुत से ब्राह्मणों का भी आना जाना रहता है। क्यों रहता है? आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि प्राचीन समय में जो पुरोहित होते थे उनकी बातों को राजा बहुत मानते थे। पुरोहित को राजा के तरफ से बहुत सारे धन सम्मान प्राप्त होते थे। इसके पीछे जो कारण था वह यह कारण था कि भोली भाली जनता ब्राह्मणों की बातों को सच मानती थी। ब्राह्मण उन्हें जिस तरह से जो करने कहते थे भोली भाली जनता वही करती थी। राजा की महत्ता को सिद्ध करने का कार्य कौन करता है? ब्राह्मण करता है। कि ब्राह्मण ने यह सिखाया है कि राजा जो है भगवान का स्वरूप है, यानी राजा की बातों को हर हाल में मानना चाहिए। ऐसे में जनता क्या करती है? राजा अगर उस पर अत्याचार भी करे तो उस अत्याचार को सहती है, क्योंकि ब्राह्मण ने यह सिखाया है कि जब तुम अत्याचार को सहोगे तो तुम्हारा अगला जीवन जो है बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह की बातें आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ी होगी कि जो पादरी होते थे या पुरोहित होते थे वे जनता को अच्छी अच्छी बातें कहकर लुभाते थे। वे जनता के सामने राजा की प्रशंसा करते थे। अपने पोथियों का ज्ञान जो है जनता में बांटते थे। विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज नियमों का पालन करने के लिए जनता को प्रेरित करते थे, जबकि उस नियमों का पालन करना उस गरीब जनता के लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। जनता भूख से व्याकुल है, जनता के पास खाने को अनाज नहीं है, लेकिन फिर भी जनता जो है इस ब्राह्मणों के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि इनके मन में क्या है? एक तरह का भय होता था कि अगर वे ब्राह्मणों की बात को ना माने तो हो सकता है ईश्वर उन्हें दंड दे। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है। देखिए, कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। तो पोथी मतलब क्या? वो जो ज्ञान की जो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं उसे कहा गया है पोथी। तो कवि कहते हैं
कि राजतंत्र में बहुत से ब्राह्मण हुए जिन्होंने जनता को पोथियों में दिए गए नियमों रीति रिवाजों से क्या किया, बांध के रखा। इसके साथ ही साथ ब्राह्मणों ने राजा को ईश्वर का स्वरूप मानकर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और भोली भाली जनता जो है राजा के हर बात को ईश्वर की आज्ञा समझकर मानती थी। देखिए यहाँ अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि प्राचीन समय में ब्राह्मण भी राजा के पक्ष में रहते थे और भोली भाली जनता को पोथियों का ज्ञान देते थे कि राजा ही सर्वोपरि है, राजाज्ञा का पालन करना ही उनका सच्चा धर्म है। तो ये बातें कौन कहते थे? ब्राह्मण कहते थे। किससे? गरीब जनता से। इस प्रकार भोली व असहाय जनता को पोथियों का ज्ञान सुनाकर वे फांस लेते थे। राजा की तरफ से ब्राह्मणों को अच्छा धन प्राप्त होता था। राजा को भी यह मालूम था कि जनता धर्म भीरू है, यानी धर्म के नाम पे भयभीत रहती है, डरती है धर्म के नाम से। इन्हें इन ब्राह्मणों के द्वारा ही नियंत्रण में रखा जा सकता है, जिससे वे ब्राह्मण की बातों व नियमों को सत्य माने और कभी भी राजा के खिलाफ आवाज़ न उठाए। यानी गरीब जनता, भोली भाली जनता कभी राजा के खिलाफ न जाए, इसका दायित्व किसको दिया गया? ब्राह्मण को दिया गया। तो यह बात जो है राजतंत्र में देखी जाती थी। इसी बात को यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। देखिए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, इतिहासकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। यहाँ पर कवि ने बताया है कि राजा के दरबार में कवि, नाटककार, लेखक, इतिहासकार रहा करते थे और वे तरह तरह से राजा का ही गुणगान करते थे। तो राजा के दरबार में जो कवि होते थे वे राजा की वीरता का गुणगान करते थे, उसकी बहादुरी की गाथा सुनाते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ये कवि क्या करते थे? राजा की झूठी प्रशंसा करते थे और राजा की झूठी बखान जो है किसके सामने प्रस्तुत करते थे? जनता के सामने। आप लोगों ने हिंदी साहित्य के आदिकाल में पढ़ा ही होगा चारण कवि। ये चारण कवि कौन होते थे? जो राज दरबार में रहते थे और राजा की प्रशंसा किया करते थे। इसी में से एक प्रमुख चारण कवि कौन है? कवि चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में जो महाकाव्य लिखा वह है पृथ्वीराज रासु। इसे भी आपको जानना चाहिए। तो ऐसे बहुत से कवि हुए हैं जो राजा के दरबार में रहते थे और राजा की प्रशंसा करते थे। कभी कभी तो वो अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से राजा की प्रशंसा करते थे, उनकी वीरता की बातें बढ़ा चढ़ा कर कहते थे। ठीक इसी तरह से राजा के दरबार में क्या थे? लेखक भी रहते थे। बहुत से लेखक ऐसे थे जो राजा के संबंध में बड़े बड़े लेख लिखते थे, उनके गुणों का बखान करते थे। इसके साथ ही साथ ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे। इसके साथ ही साथ बहुत से इतिहासकार भी राजा के दरबार में रहा करते थे, जिन्होंने राजा के बारे में बहुत सी बातें लिखकर इतिहास की रचना की है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मुग़ल सम्राट अकबर के दरबार में अबुल फजल नाम से एक इतिहासकार रहते थे, जिन्होंने आईने अकबरी लिखा है। उसमें अकबर की महानता की बातें लिखी गई है। तो इस तरह से बहुत से राजा थे जिसके दरबार में बहुत से इतिहासकार रहा करते थे। इसके साथ ही साथ देखिए, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। तो कवि, लेखक और इतिहासकार के बाद राज दरबार में जिसकी विशेष रूप से महत्ता थी वो थे नाटककार। नाटककार राजा के वीरता से संबंधित बातों को लेकर नाटक की रचना करते थे और उस नाटक का रंगमंचन होता था, यानी नाटक खेला जाता था, जिसे देखती कौन थी? ये गरीब असहाय जनता। और इस नाटक को देखकर गरीब जनता के मन में अपने राजा के प्रति आदर भाव, सम्मान भाव पैदा होता था। उन्हें लगता था कि उनका राजा जो है कितना महान है। तो ये नाटककार राजा की शान में, राजा की प्रशंसा जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके नाटक की रचना करते थे और उस नाटक का रंगमंचन होता था। तो इसका अर्थ एक बार देखिए, लिखा हुआ है। कवि बतलाते हैं कि प्राचीन समय में बहुत से कवि राज्याश्रय में थे जो राजा के बहादुरी, शौर्य के गीत गाते उसका अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से गुणगान किया करते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। साथ ही लेखकों ने भी बड़े बड़े लेख अपने राजा की प्रशंसा में लिखा। इसके साथ ही बहुत से इतिहासकार भी राजा के दरबार में रहा करते थे, जो अपने आश्रयदाता राजा के विभिन्न कार्यों को इतिहास के पन्नों पर अंकित किया करते थे और यह सब राजा के हित में होता था। न जाने कितने नाटककारों ने राजा के जीवन, बहादुरी, कारनामों के आधार पर नाटक लिखकर उसका रंगमंचन किया।
इस प्रकार कवियों, लेखकों, इतिहासकारों और नाटककारों ने राजा के प्रशंसा के गीत गाए और राजा की महिमा मंडित छवि को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया कि जनता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रही। इस तरह जनता के समक्ष एक योग्य राजा का चित्र उभर कर सामने आया। अब देखिए, जनता पर जादू चला राज्य के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। तो इस तरह से कवियों, लेखकों, इतिहासकारों और नाटककारों ने राजा का जिस स्वरूप में गुणगान किया, जिस तरह से उनका एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया समाज के समक्ष, उसे देखकर जो जनता थी वो प्रभावित हुए बिना नहीं रही। तो इस तरह से राजा के दरबार में रहने वाले कवि, लेखक, इतिहासकार और नाटककार, इन सब ने मिलकर राजा का एक अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से जो चरित्र प्रस्तुत किया, उसकी वीरता की बातें जनता को बतलाई, उससे जनता अत्यंत प्रभावित हुई। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई और जन समाज की जो नारियां हैं, उन नारियों के लिए आदर्श कौन बनी? राजा की पत्नी यानी रानियां। आजकल के बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं? अपना आदर्श किसे बनाते हैं? सिनेमा के हीरो को या सिनेमा की हीरोइन को। परंतु बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो अपना आदर्श बनाते हैं किसे? महात्मा गांधी को। अपना आदर्श बनाते हैं नेताजी को। अपना आदर्श बनाते हैं APJ अब्दुल कलाम जी को। ऐसे भी बच्चे हैं। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिनेमा के हीरो हीरोइन को ही अपना आदर्श बना लेते हैं। तो ऐसा ना करें, यानी जीवन में अपना आदर्श ऐसे लोगों को चुने जो सचमुच में योग्य हों, जिन्होंने जीवन संघर्ष करके अपने मुकाम को हासिल किया है। यहाँ भी हम देखते हैं जो गरीब जनता है, उसमें जो स्त्रियाँ हैं, वे अपना आदर्श किसे मानती हैं? रानियों को मानती हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि कवियों, लेखकों, इतिहासकारों और नाटककारों ने राजा की महिमा मंडित छवि को इस तरह से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसका जादू या प्रभाव जनता पर पड़ा। जिस तरह से राजा का जादू जनता पर चला, ठीक उसी तरह से रानियां भी लोक नारियों यानी समाज की अन्य नारियों के लिए आदर्श का प्रतीक बनी। अब अगली पंक्ति देखिए, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही। तो राजतंत्र में क्या होता है? राजा अपने स्वार्थ के लिए लोगों को आपस में लड़वाते हैं, जैसा कि आप वर्तमान समय में भी देख सकते हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे क्या होता है? दंगा होता है। ठीक यही स्थिति राजतंत्र में भी थी कि धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, यानी धर्म को प्रधानता दी गई, लेकिन उसके पीछे क्या था? धोखा था, छल कपट भरा हुआ था। लोहा बजा धर्म पर, लोहा बजा यानी युद्ध हुआ, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हुई, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही, यानी धर्म के नाम पर, सभ्यता के नाम पे दंगे फसाद हुए, खून की नदी बही, चारों तरफ नरसंहार हुआ। देखिए, कवि कहते हैं कि राजतंत्र में धर्म का बोलबाला था, पर धर्म धोखा, छल कपट से पूर्ण था। धर्म का मूल स्वरूप सेवा, दया, सहानुभूति, मानवता सब समाप्त हो चुका था। धर्म के नाम पर जनता को धोखा देना ही उद्देश्य बन गया था। धर्म और सभ्यता के नाम पर सिर्फ लड़ाइयाँ हुई, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया गया, भीषण रक्तपात हुआ, खून की नदी बह गई और सिर्फ शासक वर्ग की स्वार्थ सिद्धि हुई। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि प्राचीन समय में राजतंत्र में धर्म का बोलबाला था, लेकिन वह धर्म धोखा, छल कपट से भरा हुआ था। धर्म के नाम पर दंगे हुए, धर्म के नाम पर युद्ध हुए, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हुई, और इस युद्ध को नाम दिया कि यह लड़ाइयाँ सभ्यता के नाम पर हुई। यानी इस लड़ाई को, धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ हुई, उसको एक अच्छा नाम दिया गया। और इसी सभ्यता के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या होता है? खून की नदी बहती है, यानी आपस में लोग मर कटते हैं, नरसंहार हो जाता है। ऐसा नरसंहार कि मानो खून की नदी बह गई हो। तो इस तरह का पाखंड जो है हम राजतंत्र में देखते हैं। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राज्य ने अपनी रखवाली की। तो इस तरह से राजतंत्र में हम क्या देखते हैं कि साधारण जनता किसके बहकावे में आती है? कवियों के बहकावे में, लेखकों के, इतिहासकारों के और नाटककारों के बहकावे में आती है, और इन बहकावों में आकर धर्म के नाम पर दंगा करती है, लड़ाइयाँ करती है, खून की नदी बह जाती है, और भोली भाली जनता जो है आंख बंद करके
इन लोगों पर भरोसा करती है और इस खून की नदी में डुबकियां लगाती है। यानी यहाँ पर विश्वास नहीं है, अंधविश्वास है। अंधों की तरह विश्वास करना। इन कवियों, लेखकों, इतिहासकारों, नाटककारों पर भोली भाली जनता अंधों की तरह विश्वास करती है। उनकी बातों को 100% सत्य मानती है। वह अपनी आँखों से सत्य को देखना नहीं चाहती है, लेकिन जब आँख खुलती है, यानी जब समझ में आती है, देखिए आँख खुली, यानी जब जनता को समझ में आया, जब जनता को सारी बात समझ में आई, तो क्या समझा उन्होंने? राज्य ने अपनी रखवाली की। तब उन्हें लगा कि अरे, राजा ने तो सिर्फ अपनी रखवाली की, राजा ने तो सिर्फ अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की, हम आम जनता को तो राजा ने भुला ही दिया। हम आम जनता का ख्याल तो राजा को है ही नहीं। अब इसका अर्थ देखिए, जो मैंने आप लोगों को लिखकर प्रस्तुत किया है। देखिए, कवि कहते हैं कि जनता ने आंख मूंदकर, अर्थात बिना सोच विचार कर, तथ्यों को समझे बिना ही धर्म के नाम पर होने वाली हिंसक लड़ाई में हिस्सा लिया। जब इनकी आंखें खुली, यानी समझ में आया, तो पाया कि सब कुछ नष्ट हो चुका था, विध्वंस हो गया था, भविष्य अंधकारमय था। और यह भी समझ में आया कि राजा ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सुरक्षा की रखवाली की, जनता की नहीं। तो इस तरह से इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्राचीन समय में जो राजतंत्र व्यवस्था थी उस पर कटाक्ष किया है। और हम यह भी कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वर्तमान लोकतंत्र पर भी कटाक्ष किया है और जनता को जागरूक बनाने की चेष्टा की है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।